हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो ये हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज का फिफ्थ लेक्चर है। इस वीडियो में हम जो चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, इसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के चैप्टर्स है वो सारे कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी से बहुत ही डीप क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो हम वो सारे के सारे करेक्टली अटेम्प्ट कर पाए, इसलिए हम जो पूरी एनसीईआरटी है वो बहुत ही अच्छे से करेंगे। साथ में हमारे चैनल पे हमारी जो मैथ्स की सीरीज चल रही है उसमें अब तक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर के क्वेश्चन आ चुके हैं। वो अगर आपने अब तक नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। साथ में हमारी एनसीईआरटी की साइंस की भी सीरीज चल रही है। आपको पता होगा कि अलग अलग एग्जामिनेशन में साइंस का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपने अब तक वो सीरीज भी नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो सिंपली मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ से मतलब क्या है? इससे हमारे जो आपको पता होगा तीन तरीके के हमारे डोमेन्स होते हैं अर्थ में। जो होता है हमारे सबसे पहले एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। फिर आते हैं हमारे जो माउंटेन्स, रिवर या जो हमारे लैंड एरिया होता है, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। फिर हमारा जो होता है हमारा पूरा ओशन, ओशन एक्वेटिक जो भी हमारी पूरी चीज़ होंगी, सीज वीज, इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर। और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें आके कांटेक्ट करती हैं, या फिर जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होती है वहाँ पे होता है लाइफ। तो इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो सिंपली इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ेंगे इस पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। फिर सिंपली द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। फिर हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। फिर सिंपली बायोस्फीयर क्या होता है? द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो सिंपली यहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर की छोटी सी डेफिनेशन है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि जो वर्ड्स हैं ये कहाँ से आए हैं। तो जो सिंपली है ये ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। तो जो लिथोस है, लिथोस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर। तो जब हमारा लैंड एरिया होता है उसमें से पहले मतलब बहुत पत्थर होते हैं, इसलिए हमने ये लिथोस, इस वो क्या बोलते हैं, जो हमारा लिथोस्फेयर है यहाँ से लिया गया है। फिर अगला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो वर्ड मतलब जो स्टार्टिंग वर्ड है एटमॉस, इसका मतलब होता है वेपर। तो वेपर कहाँ पे होता है? हमारे हवा में। तो इसे हम पूरा अच्छे से डिफाइन करते हैं एटमॉस्फेयर। फिर जो अगला वर्ड है वो होता है हमारा हाइड्रोस। तो हाइड्रोस कहाँ से लिया है? हाइड्रोस लिया है हुडोर से, जो ग्रीक में बोला जाता है, उसका मतलब होता है पानी। फिर जो हमारा लाइफ है वो जो बायोस से लिया गया है। तो बायोस क्या है? बायोस ग्रीक में मतलब होता है लाइफ का। तो सिंपली ये ग्रीक लेटर्स हैं जिनका अभी हमने यूज करा है। फिर हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है, पहला जो हमारा लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर मतलब हमारा जो लैंड एरिया जिसमें हमारी क्या क्या चीजें आती है। जैसे हमारा आ जाता है यहाँ पे फॉरेस्ट कवर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे माउंटेन्स, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे प्लेन्स, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे प्लेटोज जो भी होंगे, फिर पेनिनसुला, इस तरीके से। तो यहाँ पे इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट। तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं? यहाँ पे जैसे जो इसके अंदर सारी चीजें आएंगी जहाँ जो पूरा लैंड एरिया है। अब मान लो जो हमारी ओशंस है, वो ओशन तो हाइड्रोस्फीयर में आती है, पर ओशन के नीचे हमारा लैंड है। तो अगर वो लैंड को हम उठाएंगे तो वो किस में आएगा? वो आएगा हमारे लिथोस्फीयर में। फिर सिंपली जहाँ पे जैसे हमारा डेजर्ट है, डेजर्ट किस में आएगा? डेजर्ट आएगा लिथोस्फीयर में। फिर जैसे जहाँ पे हम एग्रीकल्चर के जो हमारे प्लांट ग्रो करते हैं, वो ग्रो करते हैं किसमें? सॉइल में। तो जो पूरा सॉइल है वो किस में आता है? वो आता है लिथोस्फीयर में। फिर देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड masses आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बॉडीज। तो दो तरीके के लैंड एरियाज हैं, एक है कॉन्टिनेंट्स और दूसरा है ओशन बेसिन्स। ओशन बेसिन्स क्या है? ओशन बेसिस जो हमारे ओशन के नीचे वाला लैंड एरिया, जैसा भी मैंने बताया, वो भी किसमें आता है? लिथोस्फीयर में। फिर एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज जीरो। तो एलिवेशन ऑफ लैंड क्या है? आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे सबसे सिंपली जो माउंटेन, माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट, उसका जो हाइट है वो क्या है? वो होता है 8848 मीटर। तो ये हम कैसे कंपेयर करते हैं कि 8848 मीटर है? ये हमने इसका एक बेस पॉइंट ले रखा है, वो है हमारा 0 मीटर। वो क्या है? उसे हम कहते हैं ओशन लेवल या फिर सी लेवल। उसे हम कहते हैं ओशन लेवल या फिर सी लेवल। तो हम जो भी चीज़ें हैं वो हम इससे कंपेयर करते हैं, इससे कितनी हाइट पे है। तो अब जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे सिटीज़ हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत पूरे वर्ल्ड में, जो हमारे कोस्टल एरियाज में कोस्टल सिटीज़ हैं, वो कुछ टाइम बाद जो है पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो ओशन लेवल है वो राइज कर जाएगा। अभी जैसे मान लो जो भी हमारा एवरेज ओशन लेवल है, हम हमेशा मानते हैं उसे जीरो है, पर जो भी उसकी हाइट होगी वो बढ़ जाएगी। और जो हमारे कुछ एरियाज थे उनका मान लो जैसे 1 1 मीटर होगा उसका एल्टीट्यूड, 2 मीटर होगा। तो जब ओशन का लेवल 1 मीटर या 2 मीटर से बढ़ जाएगा तो वो जो एरियाज है वो पानी के अंदर आना शुरू हो जाएंगे।
इसी तरीके से जो ओशन लेवल है वो डिफाइन होता है, ओशन लेवल या फिर सी लेवल। फिर हम आगे देखते हैं। इस मैप पे मैं बाद में आऊँगा, इस मैप से थोड़ी रिलेटेड जो चीज़ है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर जैसे आपने देखा था हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो जो ये माउंट एवरेस्ट है हम सी लेवल से जो हाइट नापते हैं इसलिए ये हाईएस्ट है पूरे पूरे अर्थ पे। पर अगर हम मान लो जो एक बेस है, मान लो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो पहले से ही एक ऐसे पहले से बहुत बड़ा हमारा जो प्लेटोस है उसके ऊपर बना हुआ है। पर अगर मान लो सिर्फ एक पूरा सिर्फ सिंगल माउंटेन जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो है हमारा शायद माउना किया, या फिर आप जाके देख सकते हो, वो है 11,000 मीटर के आसपास। तो वो देख सकते हो 8,800 मीटर से भी ज्यादा है। फिर अगला जो है द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मारियाना ट्रेंच। तो ये पैसिफिक ओशन में ये ट्रेंच है, मान लो जैसे हमारे जो ओशन बेड्स होते हैं ये हमारी ओशन हो गई, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रेंच आते हैं जो बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं। तो ये जो डीपेस्ट ट्रेंच है उसकी हाइट उसका मतलब लेंथ क्या है वो है हमारे 11 किलोमीटर की। तो सोच सकते हो कितनी ज्यादा डीप है, ये हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा डीप है। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो माउंट एवरेस्ट के बारे में, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट किसने क्लाइम करा था? एडमंड हिलेरी ने। तो ये क्वेश्चन आता है आपको याद रखना है। और साथ में कौन थे जो शेरपा थे? वो थे टेंजिंग नॉर्गे शेरपा। तो शेरपा बेसिकली वो होते हैं जो हमारे जो सामान होता है, हमारे जो भी मतलब ट्रैवलर है उसका वो कैरी करते हैं। जैसे मान लो फूड आइटम्स हो गए, कुछ कभी कभार ऑक्सीजन सिलेंडर के कुछ पार्ट होते हैं, या बाकी जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं वो सब जो हमारे शेरपा है वो कैरी करते हैं। फिर जो हमारी फर्स्ट फीमेल थी वो थी जुनको तहबाई। तो ये कहाँ की थी? ये थी जापान की। उन्होंने कब करा? उन्होंने मई 75 1975 में करा था। तो हमारी जो फर्स्ट फीमेल थी इंडियन फीमेल वो कौन थी? वो थी बचेंद्री पाल। उन्होंने कब करा था? 23 में 1984। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। फिर हम आगे चलते हैं, कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे आपको पता होगा 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ये हो जाता है हमारा यहाँ पे हमारा एशिया, एशिया यहाँ पे हो जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। फिर इस जगह पे हो जाता है यूरोप। फिर यहाँ से जो नीचे की तरफ आ जाता है ये हो जाता है हमारा अफ्रीका। फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है एंटार्क्टिका। फिर यहाँ पे हो जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका से जो हमारा पूरा कनेक्टेड है थोड़ा वो हो जाता है साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे जो हमारे होते हैं पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो उन कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम शुरू करते हैं थोड़ा चीज़ें जानना। फिर यहाँ पे एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ। तो सिंपली जो हमारा एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसमें हमारा इंडिया आता है, चाइना आता है, रशिया का जो बहुत ज़्यादा पार्ट है वो बहुत बड़ा पार्ट है वो आता है। तो ये पूरा होता है हमारा एशिया। फिर एशिया और यूरोप को जो सेपरेट करते हैं, जो एशिया यूरोप के बीच में आते हैं वो है यहाँ पे यूरल माउंटेन्स। तो ये इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जामिनेशन में, तो आपको याद रखना है। यूरल माउंटेन्स डिवाइड करते हैं एशिया और यूरोप को। फिर अगला है यहाँ पे, ये थोड़ा आगे हो गया। फिर आगे उसके बाद आता है जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे यूरोप। तो यहाँ पे यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। तो सिंपली ये जो हमारा यूरोप है, यहाँ पे यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी है। तो ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, सिर्फ एक तरफ है हमारा फिर एशिया। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा कॉन्टिनेंट है। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो हमारा अफ्रीका। तो यहाँ पे दे रखा है अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका में सबसे ज्यादा कंट्रीज होती है, सबसे ज्यादा कंट्रीज है अफ्रीका में। तो ये भी आपको याद रखना है, मैक्स कंट्रीज है अफ्रीका में। फिर अफ्रीका, और अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर पास होता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे दे रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू अफ्रीका। फिर हम आगे चलते हैं। फिर जो सहारा डेजर्ट है वो भी हमारा अफ्रीका में ही है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। आपको पता होगा, ये वाला एरिया है, इसमें हमारा अफ्रीका का जो पूरा क्या बोलते हैं सहारा डेजर्ट है वो। और जो हमारे पूरे मतलब अर्थ की लॉन्गेस्ट रिवर है वो है नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका में ही है। फिर इसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फिर यहाँ पे इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। तो इस्थमस क्या होता है हम ये भी अभी डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आपको पता होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन से लाई करते हैं और कौन से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। तो जैसे बताए तो जो हमारा इक्वेटर है वो इस तरीके से पास होता है, ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ऊपर आ गया, ऑस्ट्रेलिया नीचे होता है, तो इस तरीके से हमारा इक्वेटर पास होता है। और जो हमारा मान लो जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो इस जगह पे होता है कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो एशिया है वो भी पूरा का पूरा आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यूरोप भी आ रहा है पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्थ अमेरिका भी आ रहा है पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। फिर जो हमारे अफ्रीका है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी आ जाए, सदर्न में भी आ रहा है। साउथ अमेरिका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ये सदर्न हेमिस्फेयर में ही आता है, शायद एक दो कंट्रीज है वो आती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी।
फिर ऑस्ट्रेलिया, वो भी हमारा पूरा सदर्न हेमिस्फेयर में है, और जो एंटार्क्टिका है वो भी पूरा सदर्न हेमिस्फेयर में है। फिर हम नॉर्थ अमेरिका के बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमारा साउथ अमेरिका। फिर साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर, पर कुछ पार्ट उसका नॉर्थ में भी आता है। फिर साउथ अमेरिका में जो क्या बोलते हैं एंडीज है, एंडीज क्या होती है, ये क्या बोलते हैं हमारा माउंटेन चेन है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाऊं, तो यहाँ इस जगह से मान लो पूरा चलते हुए पूरा नीचे तक जाती हैं, और ये चिली, ये यहाँ पे है अपना चिली, और यहाँ पे ये अर्जेंटीना। तो चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर भी डिफाइन करती है, और ये हमारी लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। फिर runs through its length from north to south. साउथ अमेरिका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर विद अमेजोन। तो एक जो क्या बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी नाइल। तो लॉन्गेस्ट रिवर क्यों लॉन्गेस्ट रिवर, वो हम लेंथ वाइज कर रहे हैं, उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है या डिस्ट्रीब्यूटरीज है, उसकी जब हम पूरी लेंथ देख रहे हैं तो वो लॉन्गेस्ट है। पर अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन। तो लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन मतलब जो वाटर कैरी करती है, मान लो ये विद इसकी इतनी है, पर डेप्थ भी बहुत ज्यादा है अमेजोन की, जितना ये पानी कवर करती है कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में, वो सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा जो पानी कवर कोई भी और जो भी रिवर्स है हमारी वो नहीं करती। तो ये हमारी लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है इसलिए अमेजोन को। तो अमेजोन सिंपली हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं ब्राजील में बहती है, और ये कुछ बॉर्डर भी शेयर करती है जो आसपास वाले नेशन है उनसे। फिर हमने ऊपर पढ़ा था इस्थमुस। इस्थमुस क्या है, जो ये वाला मान लो हमारा ये पूरा एरिया है, इसे हम कहते हैं इस्थमुस। तो यहाँ पे इस्थमुस अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस। तो इस्थमुस क्या होता है, कोई मान लो दो बड़े लैंड मास है, उनके बीच में जो छोटा सा कनेक्शन होता है उससे हम कहते हैं इस्थमुस। तो यहाँ पे ये कौन सा इस्थमुस था, अगर आपको नाम पता होगा तो यहाँ पे हम देखते हैं इस्थमुस ऑफ पनामा। तो इस जगह पे आपको पता होगा पनामा नाम की एक कंट्री है, उसे हम उसी के ऊपर ये नाम रखा हुआ है इस्थमुस ऑफ पनामा। और पनामा से ही पनामा कैनाल जाता है, जो हमारे यहाँ पे होता है अटलांटिक ओशन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन, और इस तरफ कौन सा, इस तरफ होता है हमारा पैसिफिक ओशन। तो जो हमारा पनामा कैनाल है ये इन दोनों ओशंस को कनेक्ट करता है, और ये पनामा कैनाल मैन मेड स्ट्रक्चर है, ये मतलब पहले नेचुरली नहीं बना है, इसे ह्यूमंस ने ही बनाया है। तो क्यों बनाया था, ताकि जो हमारा जो क्या बोलते हैं, हमें मान लो कोई भी चीज़ पास करनी है अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में, तो वैसे हमें पूरे यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के जाना पड़ता। अगर हम, और ये कितना लेंदी होता, कितना ज़्यादा टाइम लगता, आप समझ सकते हो। इसलिए हमने यहाँ पे एक कैनाल बना दिया जिससे हम इजीली इस जगह से दूसरी जगह पे जा पाए। फिर हम एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो दे रखा है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशन। तो अब जैसे इस्थमुस क्या था, इस्थमुस दो लैंड को कनेक्ट कर रहा था, तो वो एक लैंड एरिया है जो दो बड़े बड़े लैंड मास को कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली हमारा जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है दो जो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, मान लो ये ये हमारा एक कॉन्टिनेंट हो गया, ये कॉन्टिनेंट हो गया, इन दोनों के, ये हमारी एक ओशन हो गई, ये हमारी दूसरी ओशन हो गई, तो इन दोनों के जो बीच में एरिया इसे हम कहते हैं स्ट्रेट, ये हमारे दोनों ओशन को कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो अगर आपसे पूछे कोई स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और पूरी तरीके से ये ओशन या सी से घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है, हमारा ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो है एंटार्क्टिका। सिंपली कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। तो जो सबसे हमारे साउथ में आता है पूरे अर्थ के इस जगह पे, ये है हमारा एंटार्क्टिका, और ये पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। As it is located in the southern polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. There is no permanent human settlements. तो ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पे जो मान लो समर का टाइम होता है, जो क्या बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, उस वक्त जो हमारे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं या ट्रैवलर्स हैं, वो लोग जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे परमानेंटली कोई भी स्टे नहीं करता। तो एंटार्क्टिका में बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज हैं, उनके रिसर्च बेसिस है। तो इंडिया के भी दो रिसर्च स्टेशन हैं, उन दो का नाम आपको याद रखना है, वो है एक मैत्री, दूसरा है भारती। और अभी रिसेंटली शायद हमने न्यूज़ में भी सुना था कि इंडिया एक नया क्या रिसर्च स्टेशन बनाएगा एंटार्क्टिका में, क्योंकि जो अब पुराना जो हमारे था मैत्री, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया, तो अब नए इक्विपमेंट के साथ इंडिया ट्राई करेगा एक नया स्टेशन बनाने का रिसर्च के लिए। तो लिथोस्फेयर में बेसिकली हमारी इतनी चीज़ें थी। तो हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भी रिसेंटली सीडीएस के ऊपर में क्वेश्चन आया था कि जो माउंट विंसन है वो अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है या नहीं है, और जो अंटार्कटिका का एवरेज एल्टीट्यूड है वो बाकी कॉन्टिनेंट से ज्यादा है या नहीं है। तो इस तरीके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम थोड़ी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एशिया की हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, और ये पूरे वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है। फिर जो हमारे क्या बोलते हैं यूरोप की हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्ब्रस, और ये एल्ब्रस किसमें आती है, ये होता है हमारे कॉकेस, एक तरीके की जो हमारी चेन है माउंटेन की उसमें आता है, कॉकेशियन भी कहते हैं। फिर ये है माउंट ब्लैंक।
माउंट ब्लैंक ऑस्ट्रेलिया मतलब जो यूरोप है उसकी एक तरीके से जो हमारा कहते हैं वेस्टर्न यूरोप है उसकी हाईएस्ट पीक है, ये है 4810, और ये आती है हमारी जो स्विस एल्प्स है उसमें। फिर जो है नॉर्थ अमेरिका उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट देनाली, तो आप देख सकते हो ये किस जगह पे है, अलास्का में। फिर जो हमारी क्या आते हैं साउथ अमेरिका उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट अकोनकागुआ, ये आती है जो हमारी पूरी एंडीज की चेन है उसमें। फिर जो हमारे क्या आते हैं माउंट किलिमंजारो, इसका नाम आपने सुना होगा, ये हमारे हाईएस्ट पीक है क्या आते हैं हमारे अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसकी। फिर जो हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसकी हाईएस्ट पीक है कॉशूस का। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। और सेंट विंसेंट तो एंटार्क्टिका का हमारी लार्जेस्ट पीक है ही। फिर और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सिर्फ दो कंट्रीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट, दो कंट्रीज है जो हमारी मान लो यूरोप और एशिया दोनों में आती है, वो हमारी एक टर्की है और एक हमारी क्या आती है रशिया। फिर एक जो हमारी इजिप्ट है, इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वो हमारा एशिया में आता है, और जो हमारा बाकी जो इजिप्ट का पार्ट है वो आता है अफ्रीका में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो चलो फिर वापस से जाते हैं अपने एनसीईआरटी में। तो जो हमारा लिथोस्फीयर वाला टॉपिक था वो इतना ही था। अब हम आगे चलते हैं हाइड्रोस्फीयर में। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, सिंपली हमारी जो पूरी वाटर बॉडी है। तो द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अब आपको पता है जो 70% जो हमारे अर्थ का एरिया है वो वाटर से क्या कहते हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो वो है हमारे ओशन है जितने भी या सीज है वो सब। तो यहाँ पे दे रखा है 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज लैंड एरिया। तो जो वाटर है वो कहाँ कहाँ पे, वो हमारे ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, आइस एंड ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर वेपर है, ये सारा। फिर मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशन। तो आपको पता होगा जो 97% ऑफ द वाटर है वो ओशन में पाया जाता है, तो ये होता है बहुत ज्यादा सॉल्टी। तो इसे डायरेक्टली ह्यूमंस कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपने मतलब जो हमारी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आती है, जबकि जो हमारा 2/3 एरिया वो वाटर से है, फिर भी यहाँ पे हमें स्कैरसिटी आती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यूजेबल वाटर है, जो मतलब प्योर वाटर जिसे हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, वो ज्यादातर कहाँ पे आइस शीट्स में है, ग्लेशियर्स में है, जैसे अंटार्कटिका हो गया, हमारा आर्कटिक हो गया, या जो हमारी हाईएस्ट पीक्स है जैसे हमारे हिमालयन में, इन सब में पूरी तरीके से ग्लेशियर्स बने हुए हैं। वहां पे जो हमारा बहुत ही ज्यादा हिस्सा है प्योर वाटर का भी, जैसे फ्रेश वाटर 2.5%, उसका भी ज्यादातर हिस्सा किसमें है, इन सब जगह पे। फिर हम आगे चलते हैं। ये एक सिंपली एक मतलब स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस तरीके से, आप अगर मैं आपको याद रखना चाहो तो याद कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम चलते हैं आगे। तो है डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि जो हमारा यूजेबल वाटर है बहुत ही कम है और पूरी तरीके से वो ग्लेशियर्स में है ज्यादातर। यहाँ पे देर आर थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। तो इनके बारे में हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली वेव्स क्या होती है, वेव्स होती है जो हमारे मान लो जो क्या जो एक तरीके से इस तरीके से जो पानी है जब बहुत ज्यादा ऊंचा जाता है तो वो होती है वेव्स। तो वेव्स बेसिकली अर्थ की जो रोटेशन है उस वजह से हो सकती है। फिर हमारी टाइड, टाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो टाइड किस वजह से होती है? जो टाइड का रीजन होता है वो हमारा जो होता है हमारा मून और कुछ हद तक सन, इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उस वजह से आते हैं टाइड्स। तो टाइड्स की दो चीज होती है, एक होता है हमारी नीप टाइड, एक होती है हमारी स्ट्रॉन्ग टाइड। तो ये कब होती है नीप टाइड, मतलब जब हमारी जो टाइड है वो छोटी छोटी होती है। तो ये कब होती है? ये होती है हमारी अर्थ हो गई बीच में, इस तरफ हो गया मून और इस तरफ हो गया सन। तो जो हमारा वो जो हमारी टाइड आएगी वो कुछ छोटी छोटी आएंगी, तो इसे हम कहते हैं नीप टाइड। फिर स्ट्रॉन्ग टाइड कब आएगी? स्ट्रॉन्ग टाइड आएगी मान लो ये हो गया हमारा अर्थ, यहाँ पे हो गया मून, यहाँ पे हो गया सन। तो अब जो पानी के लेवल है वो इस तरफ ज्यादा आएगा और बाकी तरफ कम होगा। तो ये होती है हमारी स्ट्रॉन्ग टाइड। फिर अगला ओशन करेंट। ओशन करेंट सिंपली जो हमारा मतलब जो ओशनिक वाटर होता है उसका मूवमेंट। तो ये हमारा ज्यादातर होता है फ्रॉम जो क्या कहते हैं कोल्ड एरिया टू हाई एरिया। तो ये तो ओशन करेंट्स। फिर आपको बताऊंगा 5 मेजर ओशन होते हैं हमारे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन वो होता है हमारा लार्जेस्ट ओशन और ये 1/3 ऑफ द अर्थ को कवर करता है। फिर इसी में जो हमने अभी पढ़ा था मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच क्या है? ये हमारा डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का जो आज तक डिस्कवर हुआ है, वो है हमारा मैरियाना ट्रेंच, और ये किसमें? ये हमारा पैसिफिक ओशन में। फिर पैसिफिक ओशन के बारे में चलो हम और जो मैप है उसके थ्रू भी देख लेंगे। फिर जो हमारा सेकंड सबसे बड़ा ओशन है वो हमारा एटलांटिक ओशन, और ये एस शेप में होता है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। फिर देखते हैं कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। अब हाईली इंडेंटेड, दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो सिंपली जो अटलांटिक ओशन वाला रीजन है ये कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे जैसे पोर्ट्स बन सकते हैं बहुत ही सिंपली। तो जो हमारे जैसे ये हो गया हमारा आयरलैंड वाला जो एरिया है, इसमें बहुत ही ज्यादा पोर्ट है। फिर आप बाकी नीचे भी देख सकते हो जो हमारा हो जाता है मान लो यूरोपियन, जो हमारा वेस्टर्न यूरोपियन है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। फिर हम जाते हैं आगे। फिर जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट है वो हमारा खुद का इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है
जो हमारे मतलब किसी भी एक नेशन के नाम पे रखा गया है, तो वो हमारा इंडियन ओशन, और उसके बारे में भी हम देख लेंगे मैप के थ्रू। फिर अगला जो है वो है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन का है, सदर्न ओशन पूरी तरीके से एंटार्क्टिका को कवर करता है, से एंटार्क्टिका हो गया बीच में, तो ये 66.5 डिग्री के जो नीचे वाला एरिया उसे हम कहते हैं सदर्न ओशन। तो ये अगला है हमारा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन सिमिलर जैसे एंटार्क्टिक एरिया था, वैसे जो ऊपर वाला होता है आर्कटिक ओशन, उसमें 66.5 डिग्री के जो ऊपर है नॉर्थ में और ये हो गया साउथ में, तो जो नॉर्थ वाला है वो होता है हमारा आर्कटिक ओशन। फिर आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है आपको याद रखना, ये है बेरिंग स्ट्रेट। तो चलो फिर हम एक बार ट्राई करते हैं, जो मैप है उसके थ्रू भी कुछ चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा मैप है वो देखते हैं। यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है ये हमारा पूरा एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। तो जो हमारी ये ऊपर वाली ओशन है, मान लो ये इस तरीके से 66.5 डिग्री का जो वो है, ये इसके ऊपर वाला जो पूरा एरिया है ये हमारा आर्कटिक ओशन। सिमिलरली जो 66.5 डिग्री साउथ वाला जो हमारे क्या लैटिट्यूड है, उसके जो नीचे है वो है हमारे एंटार्क्टिक साउथ सदर्न ओशन या फिर एंटार्क्टिक ओशन। फिर जो ये वाला हमारा क्या बोलते हैं एरिया, ये है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन होता है हमारा पूरा इतना, ये पूरा है हमारा इंडियन ओशन। फिर अब पैसिफिक ओशन क्या है, पैसिफिक ओशन हमारा इस जगह से पूरा जाता है ऐसे, और यहाँ से भी पूरा जाता है ऐसे। तो पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट एक सर्कल बना लेता है। फिर हमने अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ा था, अटलांटिक ओशन हमारा एस शेप बनाता है, तो आप ये देख सकते हो ये बन गई हमारी एस शेप। तो आपको ये सारे जो ओशन है ये याद रखने किस किस जगह पे है। जैसे अटलांटिक ओशन हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न बॉर्डर पे, और यूरोप के मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में हो गया अटलांटिक। फिर हमारा इंडियन ओशन का है हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट में, इसका जो क्या कहते हैं अफ्रीका से ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट में। फिर अगर पैसिफिक ओशन का, पैसिफिक ओशन होता है हमारा एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन सबके बीच में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो फिर हम चलते हैं आगे। जो हमारा ये था हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में मोस्टली इतनी चीजें थी, ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर हम चलते हैं अब आगे, अगला है हमारा टॉपिक एटमॉस्फेयर। तो सिंपली एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर है जो हमारे अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट ऑफ मतलब किसी एयर की या एयर की लेयर्स है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब इस जो एटमॉस्फेयर है इसका काम क्या होता है, सबसे मेन काम होता है जो हमारा सन है वो बहुत ही हार्मफुल यूवी रेस एमिट करता है, उससे बचाना। फिर जो मान लो हमारी ऑक्सीजन है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारी ऑक्सीजन पूरी स्पेस में चली जाती, तो हम जो क्या जो पूरी लाइफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मतलब जो एक लाइफ है वो बनाने में। फिर आगे देखते हैं एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर तक, कहाँ से, अर्थ का जो मान लो हमारा ये पॉइंट है जो लैंड एरिया है वहां से 1600 किलोमीटर तक, वो क्या है वो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर। तो अब देखते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर क्या क्या है। तो इस 5 लेयर्स होती हैं, वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो चलो हम ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं ये। तो सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में ज्यादातर जो हमारे मान लो जैसे हम मतलब जो रहते हैं हमारे हम लोग रहते हैं वो भी हमारे ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन है वो भी यहीं पे है। अगर हम छोटे मोटे जो जैसे ये हमारा वाटर बलून इसमें राइड लेते हैं वो भी यहाँ पे, ज्यादातर जो हमारे जो क्या होते हैं कमर्शियल फ्लाइट्स है वो भी हमारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। फिर जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक जगह आती है उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। मैं लिख देता हूँ ट्रोपोपॉज। तो ये चीज ये बीच में आती है ट्रोपोपॉज। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जा सकता है -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो हमारे बीच वाले एरिया इसमें। फिर ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी क्या होती है, हमारी होती है ओजोन लेयर, ये होती है हमारी O3 लेयर, ओजोन लेयर। फिर यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो -56 से 0 डिग्री तक पहुंच जाता है ऊपर जाते जाते। और इसी लेयर में जो हमारे मान लो मीटेरॉइड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न होते हैं इस वाली लेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेयर का भी बहुत, और जो मान लो हमारे जो जेट फाइटर्स होते हैं वो बहुत बार स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं, जो हमारे जेट फाइटर्स होते हैं। फिर जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो अगला आता है वो होता है मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर में क्या होता है, जो हमारे मान लो बहुत बड़े जो कुछ सैटेलाइट्स होती है वो भी यहाँ पे होती हैं, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है वो भी कुछ हद तक यहाँ पे छोटी मोटी सी एक्सिस्ट करती हैं। तो मेसोस्फेयर में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 0 से लेके -86 डिग्री तक चला जाता है, -86 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगर आप लेंथ की देखते चलोगे तो ट्रोपोस्फेयर का होता है 12 से लेके 18 किलोमीटर तक। तो जो हमारा वाटर लेवल है या सी लेवल है उससे 12 से लेकर 18 किलोमीटर तक होता है हमारा ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद जो मतलब 50 किलोमीटर तक होता है, मान लो 12 या 18 से 50 किलोमीटर तक, वो होता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। फिर 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट होता है हमारा, ये हो जाता है मेसोस्फियर। फिर मेसोस्फियर जहाँ पे खत्म होता है इसे हम कहते हैं मीजोपॉज। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर जो अगला आता है वो थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम दूसरा नाम कहते हैं, वो होता है हमारा आइनोस्फियर। अब ये क्यों काम आता है? ये हमारा काम आता है जो हम ट्रांसमिट, मान लो हम जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, वो जो आइनोस्फेयर में यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे जो हमारे सिग्नल है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पे आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी कहाँ से शुरू होती है हमारे ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर से, और जाती है ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर तक। और ये बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है। अभी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो -86 तक जा रहा था, उसके यहाँ पे प्लस ऑलमोस्ट 1200 तक चला जाता है। फिर इसके बाद जो आता है वो हमारा हो जाता है, मान लो ये पॉइंट हो गया हमारा थर्मोपॉज। इसके बाद जो आ जाता है वो होता है एग्जॉस्फेयर। तो एग्जॉस्फेयर 700 किलोमीटर के बाद का जो पूरा एरिया होता है, ऑलमोस्ट जैसे यहाँ पे 1600 किलोमीटर का कह रखा है, तो 1600 किलोमीटर तक होता है हमारा एग्जॉस्फेयर। तो ये मेन चीजें थी हमारे कुछ जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। तो हम और देखते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर से 98 जो 78% है वो हमारी नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन, और जो बाकी कुछ है वो है सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो ये चार जो गैसें सबसे ज्यादा है, उसके बाद बाकी सारी गैसें वो भी इन्वॉल्व है। फिर ऑक्सीजन क्यों यूज होती है? सिंपली ब्रीदिंग के लिए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं। तो ये जो हमारी जो भी लाइफ सस्टेन है वो एटमॉस्फेयर की वजह से भी हो रही है। फिर अब और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट। तो जो ये कॉन्सेप्ट है हम अब ये थोड़ा समझते हैं। तो मान लो आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम मान लो एक नॉर्मल प्लेन एरिया में रह रहे हैं, तो हमें जो सांस लेने की दिक्कत है वो बहुत ना के बराबर होती है, एकदम 0%। पर जब हम किसी भी मान लो माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं, बहुत पीक पे पहुंच जाते हैं, जैसे 4000 मीटर पे पहुंच गए, तो यहाँ पे जो हमारी सांस लेने की बहुत ज्यादा तो दिक्कत होने लगती है, हमें सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। तो ये क्यों होती है? ये सिंपली होती है, जो हमारे मान लो जो एयर है या एटमॉस्फेयर, उसका डेंसिटी कम होता रहता है ऊपर जाते जाते। तो यहाँ पे तो हमें इनफ जो ऑक्सीजन है वो मिल रही थी, यहाँ पे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो यहाँ पे हमें बहुत ही डिफिकल्टी फेस होती है। तो जो क्या कहते हैं मैक्सिमम होती है डेंसिटी, वो होती है सी लेवल पे। और जैसे हम वो ऊपर जाते रहते हैं, ये डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। फिर और दूसरी चीज क्या डिक्रीज होती है हाइट पे? हाइट पे दूसरी चीज है टेम्परेचर। अब जो नॉर्मल अगर यहाँ पे रहेंगे टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे चढ़ते जाएंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। फिर और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो सिंपली एक तरफ अगर मान लो हाई प्रेशर है इस जगह पे, यहाँ पे अगर मान लिया यहाँ पे हाई प्रेशर, और एक दूसरा पॉइंट है इस जगह पे अपना लो प्रेशर, तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगी? एयर जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जो एयर मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। फिर जैसे जो हमारे ओशन करेंट्स आते हैं, वो भी जो हमारे क्या आते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो रीजन होता है, इसी वजह से आते हैं। तो वो हम आगे किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर अब जो हमारी जो तीनों चीजें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? वो बनता है बायोस्फेयर। तो यहाँ पे देख सकते हो, इट इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज अ यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट। तो लाइफ हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा यूनिक है, और ज्यादा किसी प्लेनेट मतलब किसी प्लेनेट पे अब तक हमें नहीं पता। इस वजह से जो हमारी लाइफ सस्टेन है वो किस वजह से होती है? जब ये तीनों चीजें आके मिलती है एक जगह पे। क्या क्या तीन चीजें? एटमॉस्फेयर मतलब जो एयर है, फिर हाइड्रोस्फेयर पानी, लिथोस्फेयर लैंड, ये तीन चीजें। फिर हम और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सिंपली बेसिक चीज दे रखी है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो ये चीजें तो पूरे बायोलॉजी की है, ये चीज मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा और इम्पैक्ट दे रखा है कि हम जो क्या ह्यूमन एक्टिविटीज है वो क्या क्या इम्पैक्ट डालती है, जैसे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। तो ये कुछ रीजन जैसे हमारे जो क्या आते हैं सॉइल है वो खराब हो जाता है। फिर ऐसा बहुत बार होता है जो हमारा ये मान लो अभी जो एरिया है वो कितना है, वो मान लो 21% है, या फिर मतलब 29% है। तो ऐसा हो सकता है वो कम कल कम हो जाए या कल ज्यादा हो जाए। तो कम किस वजह से हो सकता है? जैसे मान लो कहीं तो सुनामी आ गई बहुत बड़ी, बहुत एरिया सबमर्ज हो जाएगा। जैसे 2004 का जो अर्थक्वेक आया था, उसके बाद बहुत सा जो लैंड एरिया था वो सबमर्ज हो गया था पानी में। तो इसके अंदर देखते हैं जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो पानी में फेंक फेंक के हम पानी को पॉल्यूट करते हैं। फिर जो हम क्या बोलते हैं एमिशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या सीएफसी और हार्मफुल जो गैसेज है,
उस वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो खराब हो रहा है, प्लांट लाइफ जो हो रही है वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा खराब हो जा रही है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। फिर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो आपने सुना होगा आजकल ग्लोबल वार्मिंग हर जगह हो रही है, तो जो ये किसका मेन रीजन क्या है, CO2। अगर CO2 गैस हम कम रिलीज करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो इस पूरे चैप्टर में मेन चीजें यही थी। तो अगर मतलब आप आई होप सो आपको चीज समझ में आई हो, आप ये बातें रिवाइज भी कर लेना ताकि आपको कुछ डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। अब सिंपली व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो 4 मेजर डोमेन कौन से थे, सबसे पहले हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, फिर हो गया लिथोस्फेयर, फिर हो गया हाइड्रोस्फेयर, और इन जो तीनों से मिलता है वो हो जाता है हमारा बायोस्फीयर। फिर नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ, कितने कॉन्टिनेंट है, 7, उनके नाम बता सकते हो आप। फिर नेम द 2 कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर, कौन कौन से दो हैं, वो कंप्लीटली कौन से, कंप्लीटली हमारा एक है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा कौन सा है, दूसरा एंटार्क्टिका। फिर है यहाँ पे नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे पहले सबसे नीचे क्या आता है, सबसे नीचे आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके नहीं, सबसे नीचे हमारा आता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके बाद कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हमारी O3 लेयर होती है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे आता है हमारा थर्मोस्फेयर। फिर उसके बाद क्या आता है, आयोनोस्फेयर, आयोनोस्फेयर। फिर सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर आता है एग्जोस्फेयर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर से हम एक बार मैप के थ्रू जाते हैं और उनके बारे में थोड़ी और डिटेल में देखते हैं। तो ये क्या सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, कहाँ तक, 12 से 18 किलोमीटर तक। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, और कहाँ से, 12 से 50 किलोमीटर तक। फिर उसका आता है मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर क्या है, यहाँ पे 18 से 90 किलोमीटर तक, 80 से 90। फिर उसका आता है थर्मोस्फेयर, वो से 700 किलोमीटर तक, उसको पता है एग्जोस्फेयर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो हाँ, शायद मैंने यहाँ पे एक चीज, थर्मोस्फेयर नहीं, ये हो जाता है हमारा मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर, यहाँ पे थर्मोस्फेयर लिख दिया था। थर्मोस्फेयर आयनोस्फेयर ये दोनों एक ही चीज है, हम इन दोनों नाम को यूज कर सकते हैं इसके लिए। फिर अगला आ जाता है वाई इज अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, क्योंकि अर्थ का जो ऑलमोस्ट 71% एरिया है वो पानी से कवर्ड है, और वो अर्थ का मतलब अगर स्पेस से देखें तो ब्लू दिखती है। फिर अगला वाई इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड हेमिस्फीयर क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा बहुत बड़ा जो हिस्सा है, मान लो हमारे लैंड एरिया का, वो आता है पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे हमारा पूरा एशिया है वो आ जाता है, फिर यहाँ पे यूरोप आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका, पूरी नॉर्थ अमेरिका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाते हैं। तो इस वजह से हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कहते हैं लैंड हेमिस्फीयर। जब कहते हैं व्हाई इज बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिवर ऑर्गेनिज्म। तो मैं चाहता हूँ आप ये वाला क्वेश्चन है ये आप आंसर करो, आप जितना सोच सकते हो वो सारी चीजें आप सोचो, उनको अच्छे से मतलब नॉर्मली की पॉइंट पे डिफाइन करो, और वो आप कमेंट डाउन कर देना जो आपका आंसर होगा। फिर हम चलते हैं आगे। आगे दे रखा है द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज, तो कौन से हैं, वो हमारे यूरल्स। हिमालयस का है, हिमालयस एक तरीके से नेपाल चाइना बॉर्डर पे या इंडिया चाइना बॉर्डर पे, वो है हमारे नेपाल, तो वो कहते हैं हिमालयस। फिर जो एंडीज का है, एंडीज हमारी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और ये मेजरली जो हमारी क्या अर्जेंटीना और चिली नेशन है उनके बीच का ये हमारी माउंटेन रेंज है जो बॉर्डर डिफाइन करती है। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय, किससे है, वो एक लैंड, जो एक पतला सा लैंड एरिया होता है, दो बड़े लैंड एरिया को जो कनेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एन इस्थमस। फिर अगला है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज, तो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना 78, नहीं ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना 78, ऑक्सीजन है 21, बाकी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। फिर उसके बाद जाते हैं द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, जो हमारा जहाँ पे रॉक्स होती है, जो लैंड मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। फिर अगला विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा यूरोप। फिर आगे आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट क्या है, डीपेस्ट पॉइंट अभी हमने पढ़ा था मारियाना ट्रेंच, कहाँ पे है, ये पैसिफिक ओशन में है। फिर इंडियन ओशन इकलौता ओशन है जो एक कंट्री पे नेम्ड है, हमारे नेशन पे। फिर अगला है जो क्या कहते हैं, डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर, तो वो कौन सी जगह थी, वो थी बायोस्फीयर। फिर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर नोन एज, तो बहुत बार हम यूरोप और एशिया को एक साथ अगर क्या कहते हैं लेते हैं तो उसे हम कहते हैं यूरेशिया, क्योंकि पूरी एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट, इसे हम कहते हैं यूरोप एशिया मतलब यूरेशिया। फिर जो हाईएस्ट पीक अर्थ पे वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर, और ये कहाँ पे, ये हमारा जो नेपाल है, और नेपाल और जो हमारा तिब्बत वाला बॉर्डर है उसके बीच में आता है हमारा माउंट एवरेस्ट, और इसी के नीचे आ जाता है हमारा पूरा इंडिया। यहाँ पे हो गया सिक्किम इस तरीके से। तो
इस पूरे वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप सो आपको जो चीज़ें बेसिकली वो चीज़ समझ में आई होगी, आपको जो हाईएस्ट पीक्स है वो सब याद रखनी है, फिर हमारे जो लिथोस्फेयर क्या है उसके इंपॉर्टेंट क्या है, एटमॉस्फेयर की चीज़ें आपको आई होप जो लेयर्स है वो समझ में आई होंगी, फिर जो हाइड्रोस्फेयर है जो हमारे ओशन है वो भी चीज़ समझ में आई होंगी। तो अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो ये पीडीएफ है मतलब हमारे एनसीईआरटी की, इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर रखी हैं, तो आपको बाकी पूरी चीज में क्या आते हैं ग्रो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मेरे की पॉइंट्स है जो तो मैंने मार्क करे आप सिर्फ उनमें भी जाओगे तो उसी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं या फिर सभी क्वेश्चन लगभग उसी से बनेंगे। तो ये पीडीएफ मैं आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है रिवील जीके का ऑफिशियल, उस पर शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड किया हुआ है वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।